Hello friends, today we'll be discussing about transplantation basics, and before starting I would like to thank Chandana Shri ma'am for sharing the wonderful notes with us. The notes are available in the description. You can download the notes from there, and these are very helpful for quick revision and understanding in fast. So let's start. So what is transplantation? It is transferring an organ, tissue or cell from one place to another. मतलब एक जगह से organ, tissue या cell को हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं. अब organ transplant, तो it's a surgical procedure in which a failing organ is replaced by a functional one. यानी जो organ fail हो रहा है उसको हम functional organ से replace करेंगे through a surgical procedure. ये दो तरीके का हो सकता है, orthotopic या heterotopic. तो ऑर्थोटॉपिक क्या है? इम्प्लांटेड इन दी सेम लोकेशन, मतलब जहां पर है उसी जगह पे लगाया जा रहा है. ऑर्थोटॉपिक रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गन, मतलब जो खराब वाला ऑर्गन है वहीं पे पहले हटाएंगे फिर वहां लगाएंगे. इसमें क्या क्या है? ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जहां पे बिना हटाए लगा ही नहीं सकते, जैसे हार्ट, लिवर, लंग, इंटेस्टाइन. ठीक है. देन हेट्रोटॉपिक, जहां पे हम अनदर एनाटॉमिकल लोकेशन पे लगा रहे हैं, मतलब दूसरी जगह पे लगा रहे हैं. और डिजीज्ड ऑर्गन केप्ट इन प्लेस, मतलब जो खराब ऑर्गन है वो वहीं पे रहने दिया जा रहा है, जैसे किडनीज एंड पैनक्रियाज. नाउ द टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट, जो कि बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इम्यूनोलॉजिक सिमिलैरिटी है बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट. मतलब जो डोनर और रेसिपिएंट है उन दोनों के बीच में क्या इम्यूनोलॉजिक सिमिलैरिटी है, मतलब कितना इजीली वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं. तो सबसे पहला ऑटो ट्रांसप्लांट, जिसमें ट्रांसफर ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन द सेम इंडिविजुअल. इसमें इम्यूनोसप्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, नो इम्यूनोसप्रेशन रिक्वायर्ड. एक ही आदमी में एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे स्किन, ब्लड वेसल, बोन, कार्टिलेज, नर्व, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन, जिसको ऑटो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. देन दी आइसो ट्रांसप्लांट, इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल और इंडिविजुअल्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है टिश्यू या ऑर्गन का. इसमें भी इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, नो इम्यूनोसप्रेशन रिक्वायर्ड. जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल आइसो, सेम ऑटो. देन एलो ट्रांसप्लांट, जिसमें सेम स्पीशीज के बीच में, टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जा रहा है. इसमें इम्यूनोसप्रेशन का जरूरत पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेशन इज रिक्वायर्ड. देन देयर इज जीनो ट्रांसप्लांट. जीनो ट्रांसप्लांट में बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इम्यूनोलॉजिकल एंड इन्फेक्शियस इशू होता है जो अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चल रहा है. ठीक है. तो जीनो ट्रांसप्लांट उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, रेयरली यूज होता है, और उसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और डिफिकल्ट जाता है. देन वी कम टू ट्रांसप्लांट इम्यूनोबायोलॉजी. तो ट्रांसप्लांट बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल पर्सन लीड टू रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन ऑफ द डोनर antigen by the recipient immune system, and it can be reduced by matching the antigen and immunosuppression. So जब हम नॉन आइडेंटिकल पर्सन के बीच में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके जो डोनर के एंटीजन है वो रिकॉग्नाइज होते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं बाय द रिसिपिएंट इम्यून सिस्टम. तो जो ले रहा है वो, उसका इम्यून सिस्टम जो डोनर के एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करता है और रिजेक्ट कर देता है. और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? पहले ही एंटीजन को मैच कर लो या फिर इम्यूनोसप्रेशन करवा दो. देन ट्रांसप्लांट एंटीजन, तो एलोग्राफ्ट जो होता है ट्रिगर करता है ग्राफ्ट रिजेक्शन रिस्पॉन्स. क्यों? बिकॉज ऑफ द एलेलिक डिफरेंस एट द पॉलीमॉर्फिक जीन्स दैट गिव राइज टू हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स. तो एलोग्राफ्ट ट्रिगर कर रहा है ग्राफ्ट रिजेक्शन रिस्पॉन्स को. क्यों कर रहा है? एलेलिक डिफरेंस हो रहे हैं किसमें? पॉलीमॉर्फिक जीन्स में, जिसके वजह से हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स यानी एमएचसी एंटीजन्स आते हैं. ठीक है. हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स का सिग्निफिकेंस, तो एबीओ एंटीजन, ठीक है, ये सेवरल सेल्स पे होते हैं इन एडिशन टू आरबीसी, यानी आरबीसी पे भी होते हैं. ठीक है. इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से तुरंत रिजेक्ट होगा, हाइपर अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा ड्यू टू प्री फॉर्म नेचुरली ऑकरिंग एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी. तो इसके में क्या होता है कि
पहले से जो एंटीबॉडी बने उसकी वजह से तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा। देन परमिसिबल ट्रांसप्लांट क्या है, तो डोनर अगर ABO ग्रुप का है तो रेसिपिएंट ABO ग्रुप का चल जाएगा, अगर डोनर O ग्रुप का है तो रेसिपिएंट A या B या AB या O का चल जाएगा। देन अगर डोनर AB का है तो AB का ही रिसिपिएंट होना चाहिए, अगर डोनर A का है तो आइदर A या तो AB, अगर B का है तो B या तो AB। ठीक है, नो नीड टू कंसिडर RH कंपैटिबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा HLA एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, क्रोमोसोम 6 पे जो होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसप्लांट एंटीजन है, इनको चेक करना जरूरी है और एक्ट एज एंटीजन रिकॉग्निशन यूनिट फॉर T लिम्फोसाइट, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। अब इसमें दो टाइप है, HLA क्लास 1 एंड क्लास 2। HLA क्लास 1 में क्या कहता है, A B and C, ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल में होते हैं और ये हेवी चेन एंड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन से बने होते हैं। अब क्लास 2 में क्या आता है, HLA DP DQ एंड DR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये मेनली कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज एंड बीटा सेल, इनमें अल्फा एंड बीटा चेन्स होते हैं और ये सेल्स जो एंटीजन है वो T लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करते हैं और उसके वजह से T सेल एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ HLA क्या है, प्रेजेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स टू T सेल, तो TCR-CD कॉम्प्लेक्स बना के वो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करा देगा। ठीक है, मैचिंग के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, HLA-DR मोर देन B देन A, और नंबर ऑफ अलील सबसे ज्यादा वही HLA-DR में 268, B में 258 एंड A में 124, और ये किस लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, फॉर किडनी। HLA A B एंड DR अगर मैच कंप्लीट मैच हो रहा है तो 0% मिसमैच होगा, 0 मिसमैच, एंड वेल मैच रीनल ऑलोग्राफ डिक्रीज्ड इम्यूनोसप्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब अगर बहुत अच्छे से हमने ये मैचिंग किया है तो इम्यूनोसप्रेशन कम लगेगा। हमने देखा था कि इम्यूनोसप्रेशन की मदद से हम रिजेक्शन को रोक सकते हैं, तो अगर हमने मैचिंग जैसे फर्स्ट स्टेप में मैचिंग अगर अच्छे से किया है तो इम्यूनोसप्रेशन कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल ग्राफ्ट रिजेक्शन अभी हम देखेंगे। क्लिनिकल ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम के अलग कंपोनेंट्स रिएक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और उसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा। इसमें क्या हो रहा है, T सेल, B सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC एंड साइटोकाइंस, ये सब मिल के जो ग्राफ्ट आया है उसके अगेंस्ट काम करते हैं बहुत बार और उसको रिजेक्ट करवा देते हैं। तो अब कैसे होता है वो देखेंगे। ग्राफ्ट डैमेज ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी इंजरी, सो अब हम देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स, अक्यूट, हाइपर अक्यूट एंड क्रोनिक। तो अब देखते हैं हाइपर अक्यूट रिजेक्शन, ये क्या होता है, विद इन मिनट्स टू डेज, मतलब तुरंत से दिनों के अंदर, एक दो दिन में ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ट्रिगर्ड बाय प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर ABO या HLA एंटीजन, मतलब पहले से जो एंटीबॉडी थी बॉडी में वो उसको रिजेक्ट करवाती है। एसेंशियली अनट्रीटेबल बट यूनिवर्सली प्रिवेंटेबल, मतलब ट्रीट नहीं कर सकते इस कंडीशन को लेकिन प्रिवेंट कर सकते, कैसे, ABO मैचिंग पहले ही कर लेंगे। ठीक है, लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी ऐसे जिसमें हम MHC क्लास 1 को चेक कर लेंगे, क्रॉस मैचिंग कर लेंगे पहले ही डोनर सेल और रेसिपिएंट सीरम का, फ्लो साइटोमेट्री, बीड बेस्ड स्क्रीनिंग ऐसे एंड पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी ऐसे PRA। ठीक है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज में अराइज फ्रॉम प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रीवियस फेल ट्रांसफर और प्रेगनेंसी, मतलब पहले से एंटीबॉडी कैसे बन रही, किस कारण से, ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रीवियस फेल ट्रांसप्लांट या फिर प्रेगनेंसी, इन किसी की वजह से हो सकता है एंटीबॉडी जिसकी वजह से ये होगा, ऑर्गन रिजेक्शन होगा। देन वंस ग्राफ्ट इज रिवास्कुलराइज्ड, एंटीबॉडीज बाइंड करते हैं वैस्कुलेचर को, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवाएंगे, देन इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोसिस होगा, इंटरस्टिशियल हेमरेज होगा, ग्राफ्ट डिस्ट्रक्शन विद इन मिनट्स। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ्ट खत्म हो जाएगा। किडनी वल्नरेबल टू हाइपर अक्यूट रिजेक्शन और लिवर एंड हार्ट आर रेजिस्टेंट टू हाइपर अक्यूट रिजेक्शन। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि
ग्राफ्ट एक बार रिवैस्कुलराइज कर दिया तो एंटीबॉडी वैस्कुलेचर पे जाके कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देगा, एक्सटेंसिव इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोसिस होगा, इंटरस्टिशियल हेमरेज होगा, ग्राफ्ट डिस्ट्रक्शन मिनट्स में हो जाएगा। देन वील कम टू अक्यूट रिजेक्शन, जो कि विद इन वीक्स टू मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, जो विद इन 6 महीने में हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? टी सेल मीडिएटेड यानी सेलुलर रिजेक्शन है, ठीक है। इसमें भी एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होता है, लेकिन मेनली टी सेल मीडिएटेड है। और इसको हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? इम्यूनोसप्रेशन की वजह से। इम्यूनोसप्रेशन होगा तो ये दिक्कत नहीं देगा। मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद वहां पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एनके सेल्स, मैक्रोफेज बी सेल्स आएंगे और ये सब जाके ग्राफ्ट को रिजेक्शन में प्रोग्रेस कराएंगे, ठीक है। और सारे ऑर्गन्स अक्यूट रिजेक्शन के लिए ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। मोस्ट एपिसोड्स ऑफ सेलुलर रिजेक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिशनल इम्यूनोसप्रेसिव, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव दे के हम जो सेलुलर रिजेक्शन का चांसेस है वो कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन ये डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है, हार्डर टू ट्रीट, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ सकता है? प्लाज्मा फेरेसिस या फिर इम्यूनो एड्सॉर्प्शन। देन अक्यूट रिजेक्शन ऑकर्स इन 20 to 30% ऑफ ऑल एलोग्राफ्ट, मतलब 20 से 30% जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट होते ही हैं। देन वी कम टू क्रोनिक रिजेक्शन, ये ओवर मंथ्स टू इयर्स होता है और इसका मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन अक्यूट रिजेक्शन ही आगे चल के क्रोनिक रिजेक्शन में होता है और इसको ट्रीट भी नहीं किया जाता, डिफिकल्ट टू ट्रीट, ठीक है। लॉस ऑफ ग्राफ्ट फंक्शन, फाइब्रोसिस होगा, ठीक है। दोनों मैकेनिज्म है, इम्यून एंड नॉन इम्यून मैकेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेड इंडोलेंट टी सेल साइटोटॉक्सिसिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरी, दोनों की वजह से हो सकता है, टी सेल या फिर एंटीबॉडी। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राफ्ट फेलियर यही है, मतलब सारे ग्राफ्ट्स आगे चल के क्रोनिक रिजेक्शन में जा सकते हैं। इसमें क्या होगा? मायो इंटिमल प्रोलिफरेशन होगा ग्राफ्ट आर्टरीज में और उसकी वजह से इस्कीमिया एंड फाइब्रोसिस होगा और आगे चल के ऑर्गन डैमेज होगा। क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन का क्या क्या प्रेडिक्टर है? तो हिस्ट्री ऑफ अक्यूट रिजेक्शन, मतलब पहले अक्यूट रिजेक्शन का पिक्चर बना था लेकिन हुआ नहीं था, पुअर एचएलए मैचिंग ठीक से नहीं हुआ था, लॉन्ग कोल्ड इस्कीमिया टाइम, या हम आगे देखेंगे क्या होता है, सीएमवी इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडीमिया या फिर इनएडिक्वेट इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है। ये सारे कारण है, इम्यूनोसप्रेशन ठीक से नहीं दिया, लिपिड्स ज्यादा है, सीएमवी इन्फेक्शन है, लॉन्ग कोल्ड इस्कीमिया टाइम है, पुअर एचएलए मैचिंग किया है या फिर अक्यूट रिजेक्शन हुआ है। अभी ऑर्गन स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं क्रोनिक रिजेक्शन में, वो हम देख लेंगे। किडनी में क्या होता है? तो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस विद ट्यूबुलर एट्रोफी, पैंक्रियाज में आइसलेट का सेल लॉस, हार्ट में ग्राफ्ट वैस्कुलोपैथी, लिवर में वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम, लंग में ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस। ये सारा डेली में भी दिया हुआ है एज इट इज, ठीक है। देन वी कम टू इम्यूनोसप्रेशन। तो ड्रग्स को डिवाइड किया है, फर्स्ट ग्रुप है इम्यूनोफाइलिन बाइंडर्स, जिसमें कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स आते हैं या फिर नॉन इनिबिटर ऑफ कैल्सिन्यूरिन। इसमें फर्स्ट है साइक्लोस्पोरिन टैक्रोलिमस, जो साइक्लो कैल्सिन्यूरिन इंटरलोकिन 2 सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। देन वी हैव नॉन इनिबिटर ऑफ कैल्सिन्यूरिन, दैट इज एवरोलिमस एंड सिरोलिमस। ये क्या है? एमटॉर इनिबिटर है और ये कैसे काम कर रहा है? इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करते रहे। Then we have B, that is antimetabolites, that is inhibitor of de novo purine synthesis, मतलब प्यूरिन ही नहीं बनने देंगे, तो जीन ही नहीं बनेगा। तो अज़ाथायोप्रिन एंड माइकोफिनोलेट मोफेटिल, ये एंटी मेटाबोलाइट है। देन वी हैव बायोलॉजिक इम्यूनोसप्रेशन, इसमें क्या होगा? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या क्या है? रिटुक्सिमैब जो कि CD20 इनिबिटर है, बेसिलिक्सिमैब CD25 इनिबिटर है, LM2zumab that is CD52 inhibitor, then we have eculizumab and betalacept। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन। और रेजिमेंट क्या होता है? इंडक्शन के लिए जनरली फर्स्ट एंटीबॉडी यूज करते हैं पहले महीने में, देन वी हैव मेंटेनेंस विद कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स या फिर एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट माइकोफिनोलेट मोफेटिल, जनरली डुअल थेरेपी या फिर ट्रिपल थेरेपी जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज किया जाता है। अब देखेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है जो कि अर्ली या लेट होगा, बैक्टीरियल इकोलाई, फंगल कैंडिडा, लेट में वायरल फंगल
वायरल में HSV, CMV, EBV, वेरिसोला जोस्टर, हिस्टोप्लाज्मा फंगल में क्रिप्टोकोकस एंड ब्लास्टोमाइसिस, और अदर में निमोकोकस सिस्टिस जीरोवेकी। मैलिग्नेंसीज में कापोजी सार्कोमा, नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर। अभी एजेंट स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी में साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, नेफ्रोटॉक्सिक, हाइपरटेंशन, सिरोलिमस, अजाथायोप्रिन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अजाथायोप्रिन, mycophenolate, leukopenia, liver failure, and betalasep, increased bacterial infection. Now, types of organ donation. Types of donor, that is deceased donor और live donor. Deceased donor दो हो सकते हैं, donation after brain death DBD या फिर donation after cardiac death, that is DCD. तो brain death क्या होता है? Defined as irreversible cessation of brain function including brain stem. मतलब irreversibly ब्रेन बंद हो गया है और ब्रेन स्टेम भी रुक गया है। इसमें एक्सक्लूड करना मेडिकल कंडीशन जो ब्रेन डेथ जैसा मिमिक कर सके, जैसे सिवियर हाइपोथर्मिया, बहुत ठंडी है, हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल शुगर नहीं है, ड्रग ओवरडोज, ठीक है, या फिर इंड्यूस कोमा या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जिसमें ब्रेन स्टेम फंक्शन प्रेजेंट रहता है। इर्रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज while on life support with no prospect of recovery, उनमें भी कंसिडर किया जाता है। स्टेप्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ, तो सबसे पहले तो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट, जिस वजह से ब्रेन डेथ हुआ है, किस वजह से न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट क्या है जिस वजह से डेथ हुआ है ब्रेन डेथ। देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन ब्रेन स्टेम डेथ, जिसमें हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जिसमें 2 और 3 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स जिसमें 5 और 7 इन्वॉल्व है, फेरेंजियल गैग एंड कफ रिफ्लेक्स जिसमें क्रेनियल नर्व 9th एंड 10th इन्वॉल्व है, ऑक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स जिसमें 8, 3, 4 एंड 6 इन्वॉल्व है। देन एब्सेंस ऑफ मोटर रिस्पॉन्स जिसमें पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं हेड या फेस में, ठीक है, और एब्सेंट मोटर रिस्पॉन्स इन द क्रेनियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। स्पाइनल रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं लेकिन मोटर रिस्पॉन्स एब्सेंट रहेगा, ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, मतलब प्री वेंटिलेट किया हमने 100% ऑक्सीजन से 5 मिनट तक, डिस्कनेक्ट किया फ्रॉम वेंटिलेशन फॉर 10 मिनट्स, तो PaCO2 मोर देन 60 mmHg जो एडिकेट स्टिमुलेशन होता है लेकिन फिर भी रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं आता, तो एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। थर्ड इज द एंसिलरी टेस्टिंग जिसमें EEG, सेरेब्रल एंजियो या फिर न्यूक्लियर स्कैन इन्वॉल्व होता है एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये स्टेप्स हैं फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द ब्रेन डेथ। टेस्टिंग कैसे होना चाहिए? 2 सेपरेट ओकेशन में 2 सेपरेट एक्सपीरियंस क्लिनिशियन जो कि ट्रांसप्लांट टीम के पार्ट नहीं है। देन कंफर्मेटरी टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ जिसमें सेरेब्रल एंजियो करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम अंडर हाई प्रेशर एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कुलेशन में देते हैं। देन इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जिसमें हम मिनिमम 8 स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। देन वी हैव ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड जिसमें हम बायलैटरल इंसोनेशन करके प्रोब को हम टेम्पोरल बोन के अबव दी जाइगोमेटिक आर्च और दी वेस्टोबेसिबुलर वर्टिब्रोब्रेसिकुलर आर्टरी थ्रू दी सबऑसिपिटल ट्रांसक्रेनियल विंडो। तो यहाँ पे हम प्रोब कहाँ रखते हैं? टेम्पोरल बोन अबव दी जाइगोमेटिक आर्च या फिर vertebrobasilar artery through the suboccipital transcranial window. Then we have cerebral scintigraphy, technetium TC99 hexametazine scan जिसमें हम आइसोटोप को विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब है DBD के बारे में। देन DCD दैट इज डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ। कैटेगरीज क्या क्या है? तो 1 to 5 है। 1 डेड ऑन दी अराइवल एट हॉस्पिटल, 2 रिससिटेशन अटेम्प्टेड विदाउट सक्सेस, 3 awaiting cardiac arrest after withdrawal of life support, 4th is cardiac arrest while brain dead, 5th is cardiac arrest with unsuccessful rescue in hospital। तो 1 is लाया ही डेड गया, 2 is रिससिटेशन ट्राई किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, तीसरा कार्डियक अरेस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं अगर आफ्टर लाइफ सपोर्ट हटा देने के बाद, चौथा कार्डियक अरेस्ट आफ्टर ब्रेन डेथ,
कार्डियक अरेस्ट विथ अनसक्सेसफुल रिसर्सिटेशन इन हॉस्पिटल, मतलब कार्डियक अरेस्ट और रिसर्सिटेट नहीं कर पाए। तो इनमें से जो 1, 2 एंड 5 हैं वो अनकंट्रोल्ड डोनर्स हैं, डेथ डोनर आफ्टर कार्डियक डेथ, जिसमें लॉन्गर लेस प्रेडिक्टेबल वार्म इस्कीमिया टाइम होता है, तो उनको हम ज़्यादा टाइम तक हम डोनेट नहीं कर सकते। देन 3 एंड 4 जिसमें कंट्रोल्ड डोनर्स हैं, ये डेथ आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, तो ये कंट्रोल डोनर्स हैं, इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम तक दिया जा सकता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ डोनर्स, तो डिजीज डोनर्स कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, HIV, जो हम HIV में लेकिन लगा सकते हैं, हेप बी, हेप सी, क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज, या फिर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन, सेप्सिस, IV ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री, मैलिग्नेंसी पोस्ट विद इन 5 ईयर्स। एक्सेप्शन क्या है, प्राइमरी CNS ट्यूमर, नॉन मेलानोसिटिक मेलानोटिक स्किन ट्यूमर एंड कार्सिनोमा इन सिटू ऑफ सर्विक्स। अब क्रोनोलॉजिकल एज को कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं गिना जाता। ऑर्गन्स टू बी डोनेटेड, तो उसमें कोई प्राइमरी डिजीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव ऑप्टिमल एंड मार्जिनल टाइप ऑफ डोनर्स। Then we'll see the live donors, which are who are healthy, fully willing and free of coercion and no undue risk. लिविंग किडनी डोनर्स में क्या क्या करना रहता है, MRCTA फॉर आर्टीरियल एनाटॉमी, किडनी फंक्शन टेस्ट, MAC3 या DTPA फॉर रीनल रिस्पॉन्स, रिजर्व कंपैटिबिलिटी, HLA चेक वगैरह। लेफ्ट किडनी कॉमनली यूज किया जाता है, लॉन्गर पेडिकल प्रेफर है उसमें इसलिए। देन लिविंग लाइव डोनर्स, लिविंग लिवर डोनर्स सॉरी, विच आर लेस कॉमन, यूजुअली अडल्ट डोनर्स फॉर पीडियाट्रिक रेसिपिएंट। यूज होता है अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स, लोबेक्टमी एंड पैंक्रियास, डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी। अभी हम देखेंगे कि ऑर्गन हार्वेस्ट का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो ऑर्गन हार्वेस्ट के लिए मेंटेन कोर टेम्परेचर कितने पे होना चाहिए, 36 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, सिस्टोलिक बीपी मोर देन 100 mm of Hg, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मोर देन 70 mm of Hg, Hb 7 to 10 ग्राम, और कोई अरिदमिया मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, होगा तो करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लॉन्ग इंसिजन फॉर द गुड थोरैक्स एंड एब्डोमेन एक्सपोजर, कैटल ब्रश मैन्योर टू एक्सपोज द डिस्टल एओर्टा, ठीक है, कैटल ब्रश मैन्योर मीडियल साइड कर लेंगे। कैनुलेट इंफ्रारीनल एओर्टा, मीडियल राइट मीडियल करेंगे। कैनुलेट इंफ्रारीनल एओर्टा, फ्लश ऑर्गन विद कोल्ड प्रिजर्वेशन सोल्यूशन, ठीक है, उसमें कैनुलेट किया, फ्लश किया विद कोल्ड प्रिजर्वेशन सोल्यूशन। अभी ऑर्डर ऑफ रिट्रीवल क्या होता है, कैसे कैसे ऑर्गन निकालते हैं डेथ होने के बाद, तो हार्ट सबसे पहले, देन लंग्स, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर एंड लास्टली किडनी। देन वील सी दी वार्म इस्कीमिया टाइम। वार्म इस्कीमिया टाइम क्या होता है, इस्कीमिया ऑफ सेल एंड टिश्यू अंडर नॉर्मोथर्मिक कंडीशन, मतलब डोनर से फ्रॉम टाइम ऑफ क्रॉस क्लैंपिंग इन द लाइव ब्रेन डिजीज्ड ब्रेन डोनर और असिस्टोल DCD डोनर टू टाइम ऑफ कोल्ड परफ्यूजन, मतलब क्लैंपिंग से कोल्ड परफ्यूजन तक का जो टाइम है वो, और ऑर्गन कोल्ड स्टोरेज से निकालने तक, रीपरफ्यूजन होने तक जो टाइम है वो, तो टोटल 40 मिनट परमिसिबल टाइम है। देन वी हैव कोल्ड इस्कीमिया टाइम, इस्कीमिया ऑफ सेल एंड टिश्यू अंडर हाइपोथर्मिक कंडीशन है 4 डिग्री पे। तो ये क्या होता है कोल्ड इस्कीमिया टाइम, हार्ट का 3 से 6 घंटे होता है, लंग्स का 3 से 8 घंटे, स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 से 6 घंटे, पैनक्रियास का 10 से 12, लिवर का 12 से 18 एंड किडनीज का सबसे ज्यादा 18 से 36। देन वी हैव ऑर्गन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशंस, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इम्परमिएंट जो सेल स्वेलिंग को लिमिट कर देगा, बफर टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, कंपोजिशन क्या होता है, सिमिलर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। देन वी हैव UW दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सोल्यूशन, जिसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें, पोटेशियम लैक्टोबायोनेट, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एडिनोसिन, एलोपिरिनॉल, ग्लूटाथायोनेट, ट्राफिनोज, हेस एंड इंसुलिन डेक्सा। देन वी हैव इरोकोलिन सोल्यूशन, जिसमें HTK यूज होता है, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन एंड कीटोग्लूटारेट सोल्यूशन यूज होगा। देन वील सी रीनल ट्रांसप्लांट। इन शॉर्ट, what are the patient selection and indication?
So end stage renal disease due to eGFR less than 15 kg per meter square ml per kg per meter square. क्या क्या हो सकता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस, रीनल वैस्कुलर डिजीज, पाइलोनेफ्राइटिस, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, यूरोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर लूपस नेफ्राइटिस। देन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? रिसिपिएंट का एज 65 सेक्टर से कम होना चाहिए, कंप्लायंस विद इम्यूनोसप्रेशन होना चाहिए, अगर प्री एग्जिस्टिंग मेलिग्नेंसी 3 साल से पहले है तो नहीं होना चाहिए, एक्टिव इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट नहीं होना चाहिए, फंक्शनल एनाटॉमी ठीक होना चाहिए, कोई करेक्टिव यूरोलॉजिकल सर्जरी का जरूरत है या नहीं देख लेना है। देन डोनर किडनी, लेफ्ट किडनी को जनरली लिया जाता है क्योंकि लॉन्गर पेडिकल है, इजियर टू हार्वेस्ट। देन रेसिपिएंट सर्जरी, हेटेरोटोपिक ट्रांसप्लांटेशन इन द राइट इलियक फोसा, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन, नेटिव किडनी को वहीं पे छोड़ देंगे। अब डीसीडी या डीबीडी के टाइम पे किडनी कैन बी हार्वेस्टेड विथ एओटिक पैच, और इसमें हम पेल्विस में लगा देंगे। इसमें क्या हो रहा है? किडनी के साथ कैरल पैच लिया है और उसको एनास्टोमोस कर रहे हैं इलियक आर्टरी से, और इसमें एंड टू साइड एनास्टोमोसिस विद द इलियक वेन, रीनल वेन का एंड टू साइड एनास्टोमोसिस विद द इलियक वेन। देन वी हैव end to end anastomosis where the donor renal artery is attached to the internal iliac artery. So this was all about transplantation basics. I hope you have understood, and thank you for watching. Keep studying, keep growing. See you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.